नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश बीजेपी में आजकल गुटबाजी का दौर चल रहा है। कुछ नेता नाराज हैं। नाराजगी की कई वजह हैं। अभी तक निगम मंडल अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई है। इसको लेकर के भी नेता नाराज हैं। इस बीच ऐसी अटकलें हैं कि मोहन यादव मंत्रिमंडल में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और ये विस्तार नवरात्रि के समय हो सकता है। इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। किस नेता को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में, किसको नहीं मिलेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन इस बीच अब बात नरोत्तम मिश्रा की भी करेंगे। आज नरोत्तम मिश्रा लगातार पार्टी में एक तरह से साइड लाइन है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए बड़े बड़े नेता उनके घर जाते हैं। आज खुद नरोत्तम मिश्रा राज्यपाल मंगू पटेल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे थे। आज हम इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी राउंडअप में। नमस्कार जी, मेरा पहला सवाल है कि जैसा कि अटकलें चल रही हैं आजकल कि नवरात्र में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसको इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए आशुतोष जी, मोहन यादव सरकार को लगभग 20 महीना हो गया है और अभी भी 4 या 5 मंत्रियों की जगह खाली है। 4 बहुत से विभाग जो हैं वो मुख्यमंत्री के पास हैं और चूंकि मुख्यमंत्री का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उन विभागों पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस बात की संभावना हो रही है कि इनमें से जो 4 विभाग हैं, ये 4 मंत्रियों की जो जगह खाली है उसमें मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाए और कुछ जो विभाग हैं वो मुख्यमंत्री के पास जो हैं उनको उन मंत्रियों को सौंप दिया जाए। अब दिक्कत क्या है कि 162-63 विधायक हैं प्रदेश में, 15% के हिसाब से 4 मंत्रियों की और जगह है। लेकिन अब इतने ज्यादा सीनियर लीडर्स हैं और जो कई बार के विधायक जीते हुए हैं। अब जैसे आप गोपाल भार्गव को देख लें, वो 10 से 11 बार विधायक बन चुके हैं और पिछले शिवराज मंत्रिमंडल में बहुत प्रमुख मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में जाने जाते थे। तो अब उनको चूंकि नहीं लिया गया तो जाहिर सी बात है कि उनकी नाराजगी होगी, क्योंकि वो अपनी नाराजगी जाहिर भी करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए वो कोई बहुत सीनियर लीडर हैं और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में काफी प्रभावशाली माने जाते थे। अब उनको चूंकि नहीं लिया गया तो उनकी जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जाहिर होता है और वो कई बार सार्वजनिक मंच पे भी इस बात को कह चुके हैं, चाहे वो किसी भी शब्दों के माध्यम से कहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं निशाना ये होता है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। अब परेशानी इस बात की है कि ये कहा जरूर जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो होता है और मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। जो कुछ भी होता है वो हाई कमान के निर्णय से होता है और भारतीय जनता पार्टी में हाई कमान में मोदी जी और शाह जी ही हैं। जगत प्रकाश नड्डा जरूर अध्यक्ष है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। जो कुछ भी होता है मोदी जी की हामी भरने के बाद ही होता है। तो अब इस बात को लेके बड़ी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के किस विधायक को मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ये बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास भी रहा है पिछले कई लंबे समय से कि जिसके बारे में नहीं सोचा जाता है उस व्यक्ति को स्थान दे दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर मोहन यादव खुद हैं। जब विधायकों की वहां पर फोटो सेशन हो रहा था तो वो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे जी। लेकिन जब नाम खोला गया तो डॉक्टर मोहन यादव का नाम आया कि मुख्यमंत्री के रूप में, जबकि चर्चा इस बात की थी कि ओबीसी की ओर से प्रहलाद पटेल जो बहुत सीनियर मंत्री हैं, जो कई बार के सांसद रह चुके हैं, तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको इस बार मौका मिलेगा। इसी तरह से विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय के बारे में भी चर्चा थी कि भाई हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाए। लेकिन जब पर्ची खोली गई तो उसमें डॉक्टर मोहन यादव का नाम था। उनको भी इस बात का भरोसा नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि किसको क्या दिया जाएगा। हमारे यहाँ एक पार्षद थी सुमित्रा वाल्मीकि,
उनको अचानक एक दिन फोन आया कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनाया जा रहा है। उनने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे राज्यसभा पहुंचा दिया जाएगा। जी। ये आकलन करना बड़ा कठिन हो जाता है कि किसको स्थान मिलेगा। वैसे हाँ, सीनियरिटी लेकिन हम बात दावेदारों की कर रहे हैं तो एक तो गोपाल भार्गव हो गए, इसके अलावा क्योंकि 4 ही सीटें हैं और 4 ही मंत्री और बन सकते हैं। जी भी हैं, फिर आपके कमलेश जी भी हैं, हमारे यहाँ से अजय विश्नोई हैं, अशोक रोहाणी हैं। अशोक रोहाणी के पिता विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। अशोक रोहाणी कई बार के जीते हुए विधायक हैं और सबसे ज्यादा वोटों से जीते हुए विधायक हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, दावेदार हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किसी नए व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो ये भी संभावना इस बात की बनती है। क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड बताता है वो तो यही बताता है कि जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, जो उसने खुद व्यक्ति ने नहीं सोचा था, उसको पद दे दिया जाता है। लेकिन जहां तक अगर सीनियरिटी के हिसाब से बात है तो मुझे लगता है कि ये 4-5 लोग मंत्री की सूची में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब उसमें ये देखना होगा कि चूंकि भूपेंद्र सिंह और आपके गोविंद सिंह राजपूत जो सिंधिया ग्रुप के माने जाते हैं, उनके बीच में काफी राइवलरी चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। तो अब भूपेंद्र सिंह भी कई बार जो अपना गुस्सा है वो जाहिर कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह के अपने गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में हो सकता है कि विवादास्पद व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए, साफ सुथरा चेहरा हो, जिसका साफ सुथरा रिकॉर्ड हो, उसको शामिल कर लिया जाए। लेकिन ये मुख्यमंत्री का जरूर विशेषाधिकार कहा जाता है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो दिल्ली से ही तय होगा। ये बात सही है कि नवरात्र का जो पर्व है वो दुर्गा का पवित्र पर्व माना जाता है और हो सकता है कि इस दौरान अभी तो प्रतिपक्ष चल रहा है तो अभी तो कोई घोषणा होगी नहीं। आपके 9 दुर्गा के दौरान हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो लंबे समय से लंबित है, उसमें कहीं 3 या 4 मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाए। हो सकता है कि उसमें एक आध सीट छोड़ भी दी जाए, जिसमें कहीं दूसरे व्यक्ति को एडजस्ट करना हो, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये मान के चल रहे हैं हम कि हो सकता है कि 9 दुर्गा में के दौरान 9 दिन जो होते हैं दुर्गा जी की पूजा के, उस दौरान हो सकता है कि कई विधायकों का भाग्य खुल जाए उनको। अब मान लीजिए कि अगर अटकलें जो हैं अगर वो सही साबित होती हैं मंत्रिमंडल विस्तार की, तो क्या पार्टी वरिष्ठता क्रम को देखेगी या फिर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्षेत्रीय संतुलन को ज्यादा महत्व देती है। वरिष्ठता की अगर बात होती तो फिर मोहन यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो तो काफी जूनियर है दूसरे नेताओं की तुलना में। तो उन्होंने किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को तो क्षेत्रीय संतुलन और आपकी जो इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे ओबीसी का मसला चल रहा है, तो ओबीसी को हम 27% किसी भी हालत में हम आरक्षण देंगे, तो हो सकता है कि क्षेत्रीय संतुलन भी बनाया जाए कि जहां से नहीं है कोई अभी मंत्री, उधर उस इलाके से मंत्री बना दिया जाए। जो पिछड़े इलाके हैं उसमें से मंत्री बना दिया जाए। जहां भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां से कोई व्यक्ति जो विधायक है उसको मंत्री बना दिया जाए। तो क्षेत्रीय संतुलन तो देखा जाता है किसी भी पार्टी में कि भाई क्षेत्रीय संतुलन किस तरह से रखा जाए। और फिर जातिगत राजनीति भी मध्य प्रदेश में अब हो गई है। पहले तो ये कहा जाता था कि बिहार में जातिगत राजनीति चलती है, लेकिन अब उसकी जो गूंज है वो अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई पड़ने लगी है। तो क्षेत्रीय संतुलन और ये आपकी जातिगत राजनीति का दोनों का जो सम्मिश्रण होगा, उस आधार पे मंत्रिमंडल में लोगों को स्थान मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि वो उसमें महत्व किस बात को दिया जाता है, क्षेत्रीय संतुलन को महत्व दिया जाता है या फिर जातिगत राजनीति को। लेकिन अभी जिस तरह से जनगणना को लेकर राहुल गांधी एक कैंपेन चला रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गंभीरता से सोच रही हो कि उसका काट जो हम ये उस तरह से जातिगत लोगों को मंत्री बना के उसका काट कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से ये लंबित तो है मामला और कई बार इस बात को लेके वहां पर चर्चा भी हुई है और इसके कारण थोड़ी सी गुटबाजी भी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ी है। क्योंकि जब आप किसी को पद नहीं दे रहे हो, वो लंबे समय से पद की इच्छा रख रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे असंतुष्ट लोग एक गुट बना लेते हैं
और जिसका प्रतिफल होता है कि फिर सरकार में कहीं ना कहीं उस बात को लेके चर्चा भी होती है और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से निशाना भी साधा जाता है। जैसे अभी आप देखिए कि 3-4 या 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, हाँ। उन्होंने स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, ग्वालियर जो है नर्क बना हुआ है, वो तो ग्वालियर हाईकोर्ट ने भी बोला था ग्वालियर के अधिकारियों को लेकर के कि इनको केवल इस देखिए कैबिनेट की बैठक में एक मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है वो अगर इस तरह की बात कर रहा है, और जबकि वो बार बार इशारा भी कर रहे थे मोहन यादव जी के हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन वो प्रभारी मंत्री जो है तुलसी सिलावट उन्होंने भी उनका समर्थन किया था। जी, फिर उन्होंने फिर मोहन यादव जी ने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से भी बात पूछी, तो उन्होंने भी उस बात को हामी भरी कि हाँ वास्तव में ये जो तोमर जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक इशारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निशाना। चूंकि अभी जो सिंधिया गुट है उसके जो मंत्री हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लंबा समय जरूर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये आयातित लोग हैं और बेवजह हमारे सिर पर चढ़े हुए हैं। तो वो भी एक गुटबाजी का एक कारण है कि शिवराज सिंह डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके जो सहयोगी रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ के आए थे और जिनको मजबूरी में मंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि सरकार उन्हीं के कारण से कमलनाथ सरकार का पराभव हुआ था, तो उनको ये मंत्री पद देना जरूरी था। लेकिन वो एडजस्टमेंट अभी नहीं हो पा रहा जो एडजस्टमेंट एक कैबिनेट में होना चाहिए। फिर दूसरा के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको भी लगता है कि यार हमसे जो कनिष्ठ हैं वो व्यक्ति आज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है और हमें उनको माननीय मुख्यमंत्री जी कहना पड़ रहा है, उनकी तारीफ के कसीरे पढ़ना पड़ रहा है, वो जब आते हैं तो हमको खड़ा होना पड़ता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो गड्ढमड्ढ हो रही हैं और उसके कारण आप देखिए कि गुटबाजी कई बार सतह पे भी आ जाती है, बयानात आ जाते हैं, सार्वजनिक रूप से बयान आ जाते हैं। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी आरोप लगा देते हैं कि अफसर उनकी सुनते नहीं। इवन जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं उनकी नोटशीट पे उनके अधिकारी नाम काट देते हैं, अगर वो किसी का नाम भेजते हैं तो वो काट देते हैं। अभी तो एक महिला मंत्री के खिलाफ उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति ने जांच के आदेश दे दिए थे कि जिसपे 1 करोड़ रुपए की आरोप लगा था कि 1 करोड़ रुपए इन्होंने ले लिया है, उसके उन्हीं के ऐसे तो मतलब अगर लंबी लाइन होगी, क्योंकि अभी भिंड वाला मामला आपने देखा है कि भिंड विधायक और कलेक्टर में वहाँ पे बहस हो गई, तो ये तो चर्चा अलग हो जाएगा। लेकिन सवाल अब एक ये है कि अभी हाल के दिनों में कुछ मंत्रियों के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, तो क्या जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा जैसा कि अटकलें लग रही हैं, तो ऐसे मंत्रियों का पत्ता कटेगा मंत्रिमंडल से? देखिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो विजय शाह का था, जिन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया था और बहुत उस पर विवाद भी मचा, कांग्रेस ने भी बहुत विवाद किया, मीडिया में भी बहुत सी चीजें आई, लेकिन उनका कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि एक तो वो आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और 8 बार के विधायक हैं, तो उनको हटाना भी बड़ा कठिन था। बहरहाल उस मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो जो अब जैसे गोविंद राजपूत हैं उन पे भी बड़ा आरोप है कि इन्होंने बहुत सी जमीनें हथिया ली हैं, इनके साले ने जमीनें दे दी, कहाँ से इतनी जमीनें आई, ये भी एक उन पे बड़ा आरोप है। भूपेंद्र सिंह पे तो आरोप है ही, बहुत से आरोप हैं आपके। और शिवाजी पटेल जो हैं उन पे भी आरोप था कि वो रात में अपनी गाड़ी लेके चले गए थे एक रेस्टोरेंट पे, उन्होंने बड़ा ग्वालियर में उधम किया। तो अब ऐसे आरोप हैं, तो लेकिन मुझे लगता नहीं कि पार्टी कोई कार्यवाही करती है इस तरह के आरोपों पर, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो व्यक्ति मंत्री है और अगर उस पर कोई आरोप लगा है तो उसको एकदम से कैसे हटा दिया जाए। फिर उसमें ये लगता है कि अगर हम उसको हटा देंगे तो इस कांग्रेस की भी जीत हो जाएगी कि देखिए साहब हमने तो कहा था इसको हटाइए, और उसको हटा भी दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तरह तरह के बयान देते नहीं, उन पर कोई कार्यवाही होती नहीं है। तो जिसमें से आप निशिकांत दुबे को देख लें और भी दीगर बहुत से सांसद हैं, विधायक हैं जो ऐसी बातें कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए सार्वजनिक मंच पे, लेकिन उनका कुछ होता नहीं। तो मुझे तो ये लगता है कि इन बातों से किसी मंत्री को हटाया नहीं जा सकता है।
ये जरूर है कि उनको बुला के फटकार लगा सकते हैं या बता सकते हैं, जैसे अभी आपने भिंड कलेक्टर का मसला लिया कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा को बुला के उन्होंने फटकार क्या लगा, ये तो कमरे के अंदर की बात है, उनसे क्या कहा गया ये भी कुछ नहीं पता है। लेकिन जो तस्वीरें आई थी, चेहरा बहुत मायूस सा दिख रहा था विधायक जी का। कि वो इसलिए मायूस था कि एक व्यक्ति जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको अगर जिले का कलेक्टर ये कहता है कि तेरी औकात क्या है, और उसके बाद उस कलेक्टर पे कोई कार्यवाही नहीं होती, तो ये जाहिर सी बात है कि उनका चेहरा उतरा और उल्टा उनको बुला के पार्टी के बड़े नेताओं ने समझाइश दी है। होना तो ये चाहिए था कि भाई एक व्यक्ति जो अपनी खाद की समस्या लेके गया था, जो जनता का प्रतिनिधित्व, और उसकी जिम्मेदारी भी होती है, अगर किसान उसके पास गए थे और अगर वो कलेक्टर के पास गए थे तो कलेक्टर को आके या उनको अंदर बुला के बात करना थी कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो ये कह रहा है कि आप अपनी औकात में रहो, तू चोर है, वो तू चोर है, मतलब इस तरह की जो स्थितियां बनी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अभी डिंडोरी की एक महिला कलेक्टर हैं, उनके जन सुनवाई में वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के, उन्होंने भी काफी उग्र रूप दिखाया और ये कहा कि आप कलेक्टर बनने के लायक नहीं हैं, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि अफसरशाही जो है वो काफी हावी है। और ये हाल डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में नहीं, ये शिवराज सिंह के जमाने से परिपाटी चली आ रही है कि अफसर किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्ट जो संबंध होता है वो सीएम से होता है। इसलिए कई बार मंत्री इस बात पर दुख प्रकट कर चुके हैं कि हमारा सचिव है वो हमारी बात नहीं सुनता, मुख्य सचिव हमसे बात नहीं करते, हमारे टेलीफोन नहीं उठाते। तो उससे जो एक व्यवस्था है वो डगमगाने लगती है और फिर अंदर ही अंदर आक्रोश होता है। जी, निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के मोहन यादव सरकार के लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक 1 या 2 छोड़ दिया जाए तो अभी तक निगम मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई। आखिर कहाँ पेंच फंस रहा है? देखिए पेंच तो वही है ना कि भाई हर व्यक्ति चाहता है जो मंत्री नहीं बन पाया उसको अभी लगता है कि चलिए हमको आप निगम मंडल में एडजस्ट कर दें। अब निगम मंडल है, फिर उसके साथ आयोग हैं, उसके साथ विकास प्राधिकरण है, बहुत से लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन किसको बनाया जाए ताकि दूसरा नाराज ना हो, इस बात की लेके ऊहापोह की जो स्थिति बनती है, इसलिए इतने लंबे समय से निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और जो मंत्री हैं वो निगम मंडलों का काम संभाल रहे हैं, उनका अपना विभाग है, उसके बाद निगम मंडल भी उनके पास है। तो जब व्यक्ति के पास इतना काम हो जाता है तो फिर वो दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए शायद ये कहा गया था कि भाई निगम मंडल बना दिए जाएं, उसमें लोगों को एडजस्ट करके उनको भी एक तरह से कैबिनेट रैंक की दर्जा दे देते हैं या राज्य मंत्री का दर्जा दे देते हैं, गाड़ी मिल जाती है, और एक निगम है उसका पूरा वो देख रेख भी करते हैं। तो लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान ने जो निगम मंडलों में अध्यक्षों की, उपाध्यक्षों की नियुक्ति की थी, वो डॉक्टर मोहन यादव ने आते ही से उनकी तमाम जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी थी। और ये सोचा गया था कि अब वो एक नए सिरे से निगम मंडलों में नियुक्ति करेंगे। अभी इंदौर विकास प्राधिकरण में जरूर नियुक्ति हुई है, लेकिन तमाम जो विकास प्राधिकरण हैं जो डेवलपमेंट करते हैं शहर का, वहां पर सब सीईओ और आपके जो संभागीय आयुक्त हैं वो अपना काम देख रहे हैं, और जनप्रतिनिधि ना होने के कारण वहां पे लोगों को समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब जनप्रतिनिधि होता है विकास प्राधिकरण में, जैसे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, या निगम मंडल में भी हैं, तो वहां पे जो जनता की समस्या, चूंकि वो जनप्रतिनिधि होता है, वो समझता है और उस बात को हल भी करने का प्रयास करता है। लेकिन अफसर होने का, जब संभायुक्त को आपने जेडीए का, जबलपुर विकास प्राधिकरण का भार दे दिया, अब उसके पास खुद 8-9 जिले हैं, वो जेडीए में आता ही नहीं है, जेडीए में सीईओ अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो ये जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर, कई बार बीच में ये बात चली कि नहीं अब तो बहुत जल्द निगम मंडलों में नियुक्ति हो जाएगी, आयोग में नियुक्ति हो जाएगी, विकास प्राधिकरणों में नियुक्ति हो जाएगी, जी, वो नया अध्यक्ष नियुक्ति हो जाएगी, जी जल्दी हो जाएगा, और बहुत जल्दी से इसको लेके गहन चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी इस बात की। लेकिन मुझे लगता है कि तो लंबा इंतजार हो गया है, इंतजार करते करते लोगों की आंखें थक गई हैं कि अब पता नहीं कब होगा। अब उसमें भी वही पैंच आता है कि जब तक वहां से सूची फाइनल नहीं होती तब तक वहां से नियुक्ति नहीं हो सकती।
अब वो सूची के लिए कितने लोगों को एडजस्ट किया जाए, कहाँ एडजस्ट किया जाए, उसमें पूर्व मंत्री भी हैं जिनको इस बार मंत्री पद नहीं दिए गए, तो उनको भी पहले एडजस्ट करना होगा, या फिर जो नए युवा आए हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो गड्ढमड्ढ की स्थिति बन रही है, इसको लेके मुझे लगता नहीं कि अभी निगम मंडलों में नियुक्ति हो पाएगी, क्योंकि अभी तो जी। मंत्रिमंडल तो की आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सवाल है नरोत्तम मिश्रा को लेकर के। नरोत्तम मिश्रा हालांकि अपना विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन वो काफ़ी सक्रिय हैं, आए दिन उनसे कोई ना कोई बड़ा नेता मिलता रहता है। अभी आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज वो खुद गए थे राज्यपाल के पास मिलने के लिए और राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। तो क्या आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन कर दिया गया है, या फिर उन्हें संगठन में कोई जल्द ही बड़ा पद मिल सकता है? हालांकि अटकलें बहुत, मतलब जब से लगभग साल भर से अटकलें लगातार ये चल रही हैं। उस समय अटकलें थे कि इनको लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या आपको क्या लग रहा है नरोत्तम मिश्रा को लेकर के? देखिए, नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बहुत पावरफुल नेता माने जाते थे जी। और ग्वालियर दतिया जो संभाग, ग्वालियर संभाग है, उसमें दतिया का प्रतिनिधित्व करते थे। और ये माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को हराना बड़ा कठिन काम है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो व्यक्ति जो एक बहुत प्रभावशाली मंत्री था और शिवराज सिंह के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का आता था, वो चुनाव हार गए। अब जब चुनाव वो हार गए, तो अब जो हारे हुए व्यक्ति को कितना सम्मान पार्टी देती है या उसकी कितनी बखत रहती है पार्टी में, ये कहना कठिन होता, क्योंकि जीते हुए विधायक सामने खड़े हैं। उसमें से आप एक हारे हुए विधायक को कैसे बहुत बड़ा पद दे देंगे? वो जरूर सक्रिय हैं, उनको लगता है कि उनकी सक्रियता कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आगे फिर से चुनाव है, हो सकता है कि उनको फिर से टिकट दी जाए और वो चुनाव भी जीत जाए। तो वो लेकिन अपनी मैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको लोकसभा के चुनाव टिकट मिला। ऐसे ही सतना से जो सांसद हैं वो भी हारे थे, सतना से विधानसभा चुनाव, उनको भी, हाँ, गणेश सिंह, उनको भी टिकट मिला। उनको भी टिकट मिला। फग्गन सिंह कुलस्ते के संग एक सबसे बड़ा पक्ष ये था कि वो आदिवासी नेता है, और चूंकि आदिवासी नेता थे और मंडला में उनके अलावा ऐसा कोई दूसरा नेता है नहीं, इसलिए अगर वो चुनाव विधानसभा का हार भी गए थे, लेकिन वो मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और कई बार के सांसद रहे, और उनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया और वो बाकायदा जीत के चले गए। ये जरूर कहा जा रहा था कि हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को सांसद का टिकट दिया जाए, लेकिन वो नहीं मिला उनको। अब उनको लगता है कि चूंकि बड़े नेताओं से वो बीच में दिल्ली भी जाते हैं, एक बार उनको बुलाया भी गया था और उन्होंने मुलाकात भी की थी बड़े नेताओं से दिल्ली में, तो ये एक अटकल जरूर है कि हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को कोई बड़ा पद संगठन में दे दिया जाए, क्योंकि सत्ता में तो देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप जीते ही नहीं हो तो सत्ता में, हाँ, निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया जा सकता, लेकिन जो एक बार कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर रह चुका, वो एक छोटे से निगम मंडल का अध्यक्ष रहना, गृह मंत्री थे उस समय जी, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। तो ये हो सकता है कि उनको संगठन में कोई बड़ा पद दे दिया जाए कि आप संगठन का काम करिए। वैसे वो संगठनात्मक रूप से बहुत सक्रिय हैं और अच्छा उनका प्रभाव भी है, लेकिन अब देखिए, राजनीति में तो हार जीत लगी रहती है। बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, इंदिरा गांधी हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, राहुल गांधी हार गए, इसलिए हारना जीतना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उनकी सक्रियता जरूर बनी हुई है। और अभी जैसे आपने ही बताया कि मंगू भाई पटेल से मिलने गए थे, तो वो लोगों से मिलते हैं और कई नेता उनसे भी मिलने जाते हैं, क्योंकि देखिए एक प्रभाव तो है उनका और दिल्ली में भी उनकी अच्छी पकड़ है, तो लोगों को ये लगता है कि भाई इनसे संपर्क बनाए रहना ठीक है और भविष्य में कहीं हो सकता है कि इनको फिर से मौका मिल जाए। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में भी जाती हैं, लेकिन चूंकि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनका नेगेटिव पॉइंट भी, माइनस पॉइंट भी हो जाता है कि आप अपने विधानसभा से इतना प्रभावशाली पद और मंत्री पद होने के बाद अगर आप चुनाव हार जाते हो, तो ये आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है और इसका मतलब है कि आपकी जनता में पकड़ नहीं बची है। तो ये जो कुछ माइनस पॉइंट है, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट भी उनके साथ हैं। अब उसमें ये देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा को कब मौका मिलता है। देखिए 20 महीने तो हो गए हैं आपके मोहन सरकार को, अभी तक तो उनको कोई पद मिला नहीं, संगठन में भी नया अध्यक्ष आ गया है, वो अपनी कार्यकारिणी बनाने वाला है, तो अब उसमें हो सकता है कार्यकारिणी में कोई महामंत्री या कोई इस तरह का बड़ा पद उनको उपाध्यक्ष का मिल जाए, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण पद उनको मिल जाएगा या दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं।
और चूंकि नए व्यक्ति का आना आए, हेमंत कंडेलवाल नए व्यक्ति आए हैं अध्यक्ष के रूप में, उनके बड़े स्पष्ट जो हैं विचार हैं संगठन के बारे में। जैसे उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद को खत्म करना होगा, उनको हटाया जाएगा, जो भाई हैं या बेटे हैं उनको हटाया जाएगा, और कई जगह से हटाया भी गया है। या उनका कहना है कि जो नेता आते हैं तो उसमें होर्डिंग न लगाए जाएं, एक आध दो होर्डिंग लगा दिए जाएं। लेकिन अब ये सब कहने की बातें होती हैं, होता वही है जो मंजूर हाई कमान होता है। जी, तो मंजूर हाई कमान होता है। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।